ठीक है, ये है अपना एग्जाम्पल 3। क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से सब लोगों ने समझना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक बैंक रोड का लोअर स्पीड लिमिट, एक बैंक रोड का अपर स्पीड लिमिट, फ्रिक्शन के साथ के फॉर्मूलेज निकाल लिए हैं। ठीक है, उन्हीं फॉर्मूलेज का इस्तेमाल हमें अभी वापस करना है। अ रेसिंग ट्रैक ऑफ कर्वेचर 9.9 मीटर, अगर हम बात करें एक रेसिंग ट्रैक की जिसमें वो बोलता है उसका कर्वेचर 9.9 मीटर है, इज बैंक्ड एट 10 tan इनवर्स 0.5। कर्वेचर का मतलब ये होगा कि वो हमें रेडियस देने की कोशिश कर रहा है, और वो रेडियस उसने कितना दिया हुआ है, 9.9 मीटर्स हमें रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद बोलता है इज बैंक्ड एट tan इनवर्स 0.5। इसका मतलब जो एंगल उसने दिया हुआ है वो एंगल tan इनवर्स 0.5 है, या आप लिख सकते हो tan थीटा की वैल्यू 0.5 है, क्योंकि अगर यहां पे tan इनवर्स जा रहा है तो वही tan इनवर्स यहां पे आएगा तो वो tan थीटा हो जाएगा। तो हो सकता है कि यहां पे डायरेक्टली हम ऐसी वैल्यू यूज कर सकते हैं जो हमको लॉग बुक की भी जरूरत ना पड़े। डायरेक्टली tan इनवर्स 0.5 को यहां पे tan थीटा कर दिया, tan थीटा की वैल्यू 0.5 हमारे पास आ गई। Let's move forward. Coefficient of static friction between the track and the tires of the vehicle is 0.2. Coefficient of static friction की वैल्यू 0.2 दी हुई है। ठीक है, अब हमें क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द स्पीड लिमिट्स विथ 10% मार्जिन। नाउ read the question very very carefully. Determine the speed limits with 10% margin. अब इसका क्या मतलब हुआ, बुक कर देते हैं हम लोग क्लोज। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जो आपका V मिनिमम का स्पीड है, दो ही स्पीड्स होती है आपके पास। अगर आप किसी भी एक बैंक रोड पे जा रहे हो जिसके पास थीटा है, जिसके पास फ्रिक्शन है और उसके पास रेडियस भी है, तो ये तीन चीजों से मिलके जो फॉर्मूला आता है उसमें या तो हम V मिनिमम निकालते हैं या तो हम V मैक्सिमम निकालते हैं। ठीक है, पहले ये दोनों निकाल लेते हैं, उसके बाद मैं समझाता हूं डिटरमाइन द स्पीड लिमिट्स विद 10% मार्जिन का क्या मतलब है, जरा मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले हम लोग V मिनिमम निकालेंगे। उसके पहले मैं पूछना चाहूंगा, क्वेश्चन यहां तक सब लोग के दिमाग में क्लियर है? क्या क्या दिया हुआ आप लोग को समझ में आ रहा है? रेडियस दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, और म्यू एस यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है। इतना सबको समझ में आ रहा है? गिव मी यस ऑल ऑफ यू। सब लोगों को यहां तक क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। आई होप ऑल ऑफ यू आर आउट ऑफ योर बेड्स। सब लोग बिस्तर से बाहर हैं, पेन और पेपर लेके बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूं तो आप देखते रहोगे, आप भी ट्राई करोगे मेरे साथ साथ। ठीक है, कर्वेचर का मतलब होता है रेडियस। जैसे हम लोग रे ऑप्टिक्स में बचपन में पढ़ते थे, अगर आपको ऑप्टिक्स में याद होगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का नाम देते थे हम लोग। किसी भी लेंस में अगर हम बात करते हैं, किसी भी मिरर में अगर हम बात, मिरर नहीं लेंस में अगर हम बात करते हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस होता था या कॉन्वेक्स, कॉनकेव मिरर में भी कॉनकेव मिरर होता था या कॉन्वेक्स मिरर होता था। उसमें गोल ऐसा बनाने के बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर का नाम देते, कर्वेचर मतलब रेडियस। तो इसलिए वो आर को मैंने, वो 9.9 जिसको कर्वेचर बोल रहा था उसको मैंने रेडियस मान लिया। क्लियर एवरीबॉडी? सबसे पहले मैं V मिनिमम निकालूंगा, तो V मिनिमम निकालने का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। ठीक है, V मिनिमम का फॉर्मूला कल ही हमने निकाला, अंडर रूट आर जी था, ब्रैकेट में tan थीटा था, माइनस म्यू एस था, डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू एस tan थीटा था। ठीक है, ये हमारा V मिनिमम का फॉर्मूला था। सब वैल्यूज पुटअप करके देखते हैं क्या आएगा। V मिनिमम की वैल्यू के साथ स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, अंडर रूट डाला, R की जगह पे 9.9 सब्स्टिट्यूट करूंगा, इनटू G की जगह पे 10 लेंगे हम लोग, एक ब्रैकेट डालेंगे, tan थीटा की वैल्यू 0.5, म्यू एस की वैल्यू 0.2, 1 प्लस म्यू एस की वैल्यू 0.2 और tan थीटा की वैल्यू 0.5। ये हमने पूरा का पूरा इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया। V मिनिमम, अगर आप ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर 9.9 इंटू 10, 0.5 माइनस 0.2, ये सब ऐड करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद,
तो आपको आंसर आना चाहिए √27, और √27 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा 5.196 मीटर्स पर सेकेंड। अब हमें क्या समझ में आ रहा है, V मिनिमम की जो वैल्यू है 5.196 मीटर्स पर सेकेंड, राइट। क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन बोलता है डिटरमाइन द स्पीड लिमिट्स विथ 10% मार्जिन। 10% मार्जिन का मतलब क्या है कि अगर ये आपकी मिनिमम स्पीड है, इफ दिस इज योर मिनिमम स्पीड, ठीक है, तो अलाउड V minimum should be 10% higher than this value। मैं बात को समझाता हूं आपको। कभी भी जब भी हम कोई काम करते हैं तो हम लोगों को एक बफर रखना चाहिए। बफर का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। बफर का मतलब यह होता है कि आप एक्चुअल वैल्यू और जो सामने वाले इंसान को वैल्यू बतानी है उसमें एक बफर रखो। बफर मतलब एक मार्जिन रखो। जैसे फॉर एन एग्जांपल, सामने वाले से आपको 500 रुपए का उधार लेना है, पर आपको पता है कि वो 500 रुपए देने वाला नहीं है, पर आपके पास समझो उसका 1,000 रुपए का उधार है, आपको 500 तो मांगने मिला, तो आपको उसको बोलोगे मेरे को 700 रुपए चाहिए। 700 मांगोगे तो 600 तो देगा, 600 नहीं तो 500 तो देगा। मतलब आप एक एक्स्ट्रा वैल्यू बताते हो सामने वाले को, उसको बफर बोलते हैं, उसको मार्जिन बोलते हैं। पर ये चीज आपने कहां सीखी थी? ये चीज आपने 11th स्टैंडर्ड के अंदर जब आप कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर पढ़ रहे थे। कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर, जिसमें आप लोगों ने देखा था कि रजिस्टर के ऊपर कलर की कोडिंग होती है, उसमें जो लास्ट पार्ट था उसमें टॉलरेंस लिखा हुआ था, अगर आपको याद आएगा तो। प्लस और माइनस 5%, प्लस और माइनस 10%, प्लस और माइनस 15%, अगर आपको याद आएगा तो वो टॉलरेंस क्या था? वो टॉलरेंस उस रजिस्टर की मार्जिन वैल्यू थी। या तो +5% हो सकता है या तो -5% हो सकता है। अगर गाड़ी की मिनिमम वेलोसिटी 5.196 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए तो तुम लोगों को यह वैल्यू मत बताओ। तुम लोगों को यह वैल्यू मत बताओ। तुम लोगों को क्या बोलो? तुम लोगों को 10% की वैल्यू में थोड़ा बफरिंग करके बताओ, ताकि लोग की जान बच जाए। कैसे निकालेंगे? V मिनिमम जो कि अलाउड होगा, तो हमें क्या निकालना है? हमें करना पड़ेगा 5.196 का 10% का मार्जिन इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10% का मार्जिन का मतलब क्या होता है? इट इज 110/100। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 5.716 मीटर्स पर सेकेंड। अब ये तुम्हारी V मिनिमम का अलाउड वैल्यू तुम सामने वाले को बताओगे। इन दोनों वैल्यू में फर्क देखो, ये है 5.196, ये है 5.716, ठीक है। मतलब ये तकरीबन 5.7 मीटर्स पर सेकेंड है और ये 5.1 मीटर सेकेंड है। तो तुमने लोगों को जानबूझ के एक ऐसी वैल्यू बताई जो असली वैल्यू से बड़ी है, हायर देन द वैल्यू ऑफ V मिनिमम। तो लोग सोच रहे हैं कि मुझे कम से कम गाड़ी 5.7 मीटर पर सेकेंड पे चलानी है, पर गलती से किसी से गलती से हो जाता है, इंसान है, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो गया और उसकी वैल्यू 5.5 आ गई, तो गाड़ी 5.5 पे चल गई, तो फिर भी बच जाएगा, फिर भी बच जाएगा। क्योंकि लोगों की आदत होती है जितना बताया उससे 1-2 में कमी करते हैं। 5.5 हो गई वैल्यू गाड़ी की तो भी चलेगी गाड़ी, 5.4 हो गई तो भी चलेगी, 5.3 होगी तो भी चलेगी। मतलब अच्छा खासा बफर है। बफर मतलब क्या? जितनी वैल्यू है और जितनी वैल्यू आपने सामने वाले को बताई उसमें 10% का बफर है। बफर मतलब मार्जिन है। तो अगर इंसान से गलती भी हो जाए तो भी बचने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो आपको पता है कि मिनिमम इतने पे गाड़ी चलानी है, तो आपने 10% हायर वैल्यू उसको बताई।
10% मतलब 110/100। आई होप ये प्रतिशत में बातें आपको समझ में आती हैं। क्या ये फर्स्ट पेज सब लोग के दिमाग में क्लियर है? क्या आपको समझ में आया कि हमने वी मिनिमम की वैल्यू चूज करते समय 10% ज्यादा वैल्यू सामने वाले को बताई? क्योंकि अगर आप 10% ज्यादा नहीं बताओगे तो और बीच में एक मार्जिन नहीं रखोगे तो लोग शायद फिर इसी वैल्यू को भी फॉलो ना करें और एक्सीडेंट्स ज्यादा हो। फिर सब लोग का रिप्लाई आना चाहिए। एवरीबॉडी क्लियर है? सब लोगों का दिमाग एकदम क्लियर है कि इसमें हमने क्या किया? आगे बढ़ सकते हैं। वी मिनिमम वाली बात सब लोग को समझ में आनी चाहिए। अब वी मैक्सिमम में आप लोग मुझे बताओगे कि हम लोगों की सहायता कैसे करेंगे। समझो वी मैक्सिमम की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड की आई, तो आपको क्या लगता है 10 मीटर पर सेकेंड लोगों को बता देना है कि उससे कम बताना है कि उससे ज्यादा बताना है? क्या लगता है आपको? अगर 10 मीटर पर सेकेंड मैक्सिमम वेलोसिटी हमारी आई तो लोगों को कम बताना है कि ज्यादा बताना है? हाँ, वेरी गुड। जो भी आपकी रियल वैल्यू है उससे आप सामने वालों को कम बताएंगे ना। ज्यादा कैसे बताओगे? अगर आपने ज्यादा बताया तो भाई एक्सीडेंट हो जाएगा ना। वी मैक्सिमम का क्या मतलब है? वी मैक्सिमम का मतलब है इससे ज्यादा तेज गाड़ी आप नहीं चला सकते। वी मैक्सिमम पहले निकाल लेते हैं। दिस विल बी आवर सेकेंड पार्ट ऑफ द न्यूमेरिकल एंड द सेकेंड पेज ऑफ टुडेज लेक्चर। वी मैक्सिमम जो हमारे पास आएगा वो आएगा अंडर रूट ऑफ आर जी। द फॉर्मूला इज tan थीटा प्लस म्यू एस होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू एस tan थीटा ब्रैकेट क्लोज बराबर। सब कुछ है आपके पास। पुटअप करेंगे 9.9 इंटू 10 0.5 प्लस 0.2 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.2 इंटू 0.5 और ये आपका, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे √77 आएगा। यानी कि V मैक्सिमम की जो एक्चुअल वैल्यू आएगी वो 8.775 मीटर्स पर सेकेंड की आएगी। दिस इज द एक्चुअल वैल्यू। पर ये वैल्यू अगर सामने वाले को बता दी कि तुम मैक्सिमम 8.775 पे गाड़ी चला सकते हो और सामने वाले बंदे ने 9 पे चला दी, 10 पे चला दी, तो नुकसान हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम सामने वालों को 10% मार्जिन रख के बताएंगे, पर मार्जिन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, मार्जिन इससे कम होना चाहिए। क्योंकि मैक्सिमम इतने पे चला सकते हो तो तुम कम बताओगे। तो हम लोग लिखेंगे अलाउड वी मैक्सिमम शुड बी 10% लोअर than the actual value। तो हम लिखेंगे V max जो हम अलाउड करेंगे रोड पे चलाने का वो होगा 8.775 का इनटू 10% से कम बताना है। 10% से कम मतलब 90/100 हो जाएगा। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका मैक्सिमम अलाउड स्पीड आप सामने वाले को बता सकते हो। आप देख सकते हो एक्चुअल वाली स्पीड 8.775 है, पर हमने जो लोगों को बताई वो 7.896 है। अगर इससे थोड़ा भी लोगों ने ज्यादा गाड़ी चलाई, 7.896 से 7.9 हो गया, 8 हो गया, 8.1 हो गया, 8.2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, फिर भी लोग बचे रहेंगे। मतलब एक्चुअल वैल्यू जहां पे एक्सीडेंट होने के चांसेस शुरू होते हैं और जो लोगों को आपने बताई है उसके बीच में 10% का बफर है। देखना क्या है, 10% लोअर बताना था इसलिए 90/100 किया। यहां पे 10% हाइयर बताना था इसलिए 110/100 किया। परसेंटेज 100 में गिना जाता है। अगर एक्चुअल वैल्यू से 10% ज्यादा बताना है तो 100 के हिसाब से 110 माना जाएगा, और अगर एक्चुअल वैल्यू से 10% कम बताना है तो 100 के हिसाब से 90 माना जाएगा।
इसलिए यहां पे 110/100 किया क्योंकि 10% हाइयर बता रहे थे, और यहां पे 10% कम बताना था, इससे 90/100 किया। क्या न्यूमेरिकल सब लोग के दिमाग में क्लियर है? 10% मार्जिन का मतलब सब लोग को समझ में आ रहा है? यस और नो चाहिए मुझे सब लोगों का। कम ऑन है सबरी, एकदम क्लियर है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए फिर अगला टॉपिक आज स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। बैंकिंग ऑफ रोड जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, आपके एंट्रेंस रिलेटेड भी वो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि हॉरिजॉन्टल सर्कल का आपको फॉर्मूला याद रखना है, फिर बैंक रोड का एक फॉर्मूला याद रखना है विदाउट फ्रिक्शन, फिर बैंक रोड का फॉर्मूला याद रखना है विथ फ्रिक्शन। विथ फ्रिक्शन में भी वी मिनिमम है और वी मैक्सिमम है। अगर आप ये सारे किस्से दिमाग में फिट करके रखेंगे कि हॉरिजॉन्टल रोड था पर फिर भी बैंक रोड क्यों बनाया गया, बैंक रोड था पर फिर भी उसमें फ्रिक्शन कंसीडर क्यों नहीं किया गया, और बैंक रोड होके भी फ्रिक्शन कंसीडर क्यों किया गया, ऐसे केसेस अगर आप दिमाग में रखेंगे तो आपको टॉपिक का पूरा अंडरस्टैंडिंग आने में इजी पड़ेगा। अगला जो टॉपिक हम आज स्टार्ट कर रहे हैं वो होगा कोनिकल पेंडुलम। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कोनिकल पेंडुलम में सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि पेंडुलम जो कोनिकल होता है वो दिखता कैसे। ठीक है, सपोज कीजिए ये आपका एक दीवार है इस तरह से, और इस दीवार में आपने एक रस्सी बांधी, और इस रस्सी में आपने एक पत्थर बांधा। एक्चुअली ये जो पत्थर होता है इस पत्थर को हम बॉब बोलते हैं, बॉब, BOB, बॉब। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो बहुत ही टाइनी मास होता है जिसको बॉब बोला जाता है, BOB, बॉब। ठीक है, ये जो रस्सी आप देखते हैं ये रस्सी की खासियत ये होती है कि ये रस्सी लॉन्ग होती है, फ्लेक्सिबल होती है, मास लेस होती है, और इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होती है। इनएक्सटेंसिबल का मतलब है कि ये रस्सी को आप खींच के बड़ा नहीं कर सकते, एक्सटेंड नहीं कर सकते, जितनी इसकी लंबाई है उतनी ही रहेगी। इनएक्सटेंसिबल बट फ्लेक्सिबल। ठीक है, लॉन्ग रस्सी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, मास लेस होनी चाहिए, मतलब उसका मास कंसीडर नहीं करेंगे। मास लेस का मतलब आप ऐसा मत सोचिए कि दुनिया में ऐसी कौन सी रस्सी होगी जो मासलेस होगी। ऑब्वियसली बात है दुनिया में ऐसी कोई रस्सी नहीं है जो मासलेस होगी, बट इसका जो वजन होगा वो इतना कम होगा कि कंसीडर ना किया जाए तो भी चलेगा। इनएक्सटेंसिबल का मतलब मैंने समझा दिया, स्ट्रिंग। तो ये जो स्ट्रिंग है, ठीक है, ये हमने एक रिजिड सपोर्ट से, ये एक रिजिड सपोर्ट है, उससे हमने इस रिंग को सस्पेंड किया, उसके नीचे एक टाइनी मास लगाया। ठीक है, अगर ये जो रस्सी है अगर वो इस तरह से मोशन स्टार्ट करती है या ऑसिलेशन स्टार्ट करती है, दिस इज कॉल्ड एज एन ऑसिलेशन, तो इसको सिंपल पेंडुलम बोला जाता है। अब ये आपने कहां देखा है? ये आपने देखा होगा घड़ियों में, जो बड़ी बड़ी घड़ी होती है उसके नीचे एक पेंडुलम होता है जो ऐसे ऐसे करता है। अगर आपने देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या बात करने की कोशिश कर रहा हूं। जब कोई पेंडुलम इस तरह से मोशन करता है क्लास, तो उसको सिंपल पेंडुलम बोलते हैं। यू कॉल इट एज सिंपल पेंडुलम। और इस तरह का मोशन का नाम टू एंड फ्रो मोशन होता है। बट हम सिंपल पेंडुलम नहीं पढ़ रहे, हम लोग कोनिकल पेंडुलम पढ़ रहे हैं। सिंपल पेंडुलम और कोनिकल पेंडुलम में फर्क है। कोनिकल पेंडुलम में क्या होता है, ये जो रस्सी है ये गोल गोल घूमने की कोशिश करती है। तो अगर ये रस्सी गोल गोल घूमने की कोशिश करेगी, विच इज पॉसिबल,
तो बॉटम पार्ट में इस तरह से आपको एक सर्कल दिखाई देगा, इस तरह से। अगर आप ये चीज देखेंगे तो ये चीज आपको एक कोन की तरह दिखाई देगी, इनवर्टेड कोन की तरह आपको ये चीज दिखाई देगा। आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो रस्सी है ये इस तरह से घूम रही है, ऐसे घूम रही है रस्सी। तो नीचे की तरफ ये रस्सी गोला बनाएगी विद दैट मास, और अगर आप हर एक पॉइंट पे उसको थोड़ा प्रोजेक्शन करके दिखाएं तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि वो कोन बना रहा है, नीचे की तरफ कोन बना रहा है। तो दैट्स व्हाई द नेम इज कोनिकल पेंडुलम, दैट्स व्हाई द नेम इज कोनिकल पेंडुलम। तो सबसे पहले कोनिकल पेंडुलम का मतलब आपने बिल्कुल अच्छी तरह से समझना है। एक वर्टिकल एक्सिस कंसीडर कर सकते हैं आप, यहां पे ये जो एक्सिस है इसको आप वर्टिकल एक्सिस बोल सकते हैं, और ये वर्टिकल एक्सिस के आजू बाजू, मतलब ये जो चीज है इसको वर्टिकल एक्सिस पकड़ लो, इस वर्टिकुलर एक्सिस के आजू बाजू आपका जो बंदा है वो ऐसे ऐसे घूमता रहेगा। मतलब क्या हो रहा है? मतलब ये हो रहा है कि ये जो सर्कल बनता है ये एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन चालू है। सोच के देखिए, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन का मतलब हम पहले से ही जानते हैं, कोई भी सर्कुलर मोशन में कोई भी एंगल इंवॉल्व नहीं होगा। एंगल हालांकि यहां है, पर दिस इज द एंगल बिटवीन द वर्टिकल एक्सिस एंड योर वायर, वो एंगल हम थीटा ले सकते हैं। पर क्या ये गोला बनाते वक्त कोई एंगल इन्वॉल्व है? नहीं, ये गोला तो एकदम फ्लैट ही रहेगा। अगर ये गोला ऐसे टेढ़ा बनता, ऐसे टेढ़ा टेढ़ा घूमता, तो हम बोलते हैं कि ये बैंड है। पर अगर ये रस्सी एक रिजिड सपोर्ट से सीधा नीचे हम लोग ने इस तरह की है, तो ये तो एग्जैक्टली आपका स्ट्रेट गोला बनेगा नीचे। और अगर नीचे एग्जैक्टली स्ट्रेट गोला बनेगा, इसका मतलब वो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन ही करने वाला है। आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग। अगर मैं इसको वो मास समझू और मैं इसको वो स्ट्रिंग समझू, तो ये इस तरह से गोल गोल घूमेगा ऐसा, और अगर ये इस तरह से गोल गोल घूमेगा तो बॉटम में आप देख सकते हैं सर्कल बनेगा। पर वो सर्कल जो बॉटम में बनेगा, वो बॉटम में बनने वाला सर्कल हॉरिजॉन्टल रहेगा। ये बात आप लोगों ने दिमाग में रखनी है। इस कोनिकल पेंडुलम क्लियर? एक दिमाग में एक आइडिया आ रहा है कि क्या बन रहा है? Everybody is clear about conical pendulum? Come on, give me an idea that you are understanding कि क्या चल रहा है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। We can imagine, then we can start. If you can imagine, then we can start. बिल्कुल ध्यान से मेरी बात समझना। हम कोनिकल पेंडुलम में क्या क्या चीजें निकालना चाहते हैं, सबसे पहले हमें उस बारे में चर्चा करनी पड़ेगी, ठीक है, कि हम कोनिकल पेंडुलम में ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिसके बारे में हमें बात करनी है। एक ही चीज है जिसके बारे में हमें बात करनी है, वो है टाइम पीरियड, जिसको बोला जाता है कैपिटल टी, ठीक है। टाइम पीरियड का मतलब आप अच्छी तरह से जानते हैं। टाइम पीरियड का मतलब होता है टाइम टेकन फॉर वन रेवोल्यूशन इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। वन रेवोल्यूशन का मतलब क्या होगा क्लास? अगर समझिए कि आपके बंदे ने यहां से अपना सर्कुलर मोशन स्टार्ट किया, तो आपका बंदा ऐसा पूरा घूम के वापस यहां पे आएगा। नोटिस कीजिए, यहां से ऐसा पूरा घूम के यहां पे आएगा। तो इसको आप क्या बोलेंगे? इसको आप वन रेवोल्यूशन बोलेंगे। याद है मैंने आपको एक न्यूमेरिकल करवाया था, उसमें आरपीएस, आरपीएम, रेवोल्यूशन प्रति मिनट, रेवोल्यूशन प्रति सेकंड के बारे में जब हम चर्चा कर रहे थे, तब मैंने आपको रेवोल्यूशन नाम के वर्ड के साथ इंट्रोडक्शन दिया था। तो रेवोल्यूशन मतलब एक चक्कर मार के आना, उसको आप एक रेवोल्यूशन कंसीडर करेंगे। तो अगर आपका पार्टिकल यहां से चक्कर मारना शुरू करता है क्लास, तो वो पार्टिकल यहां से जब पूरा घूम के यहां पे आएगा, तो आप बोलेंगे कि मेरे पार्टिकल ने एक रेवोल्यूशन कर लिया। परंतु
एक रेवोल्यूशन करने में आपके पार्टिकल को जितना टाइम लगा उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। और एक खासियत आपको पता होनी चाहिए, जो फ्रीक्वेंसी नाम की चीज होती है जिसको हम एन बोलते हैं, वो 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है। 11th स्टैंडर्ड में साउंड वेव्स नाम के चैप्टर में ये कहानी आपने सुनी होगी कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। अगर टाइम पीरियड कम है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है यह भी बात हमें पता होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, या यू कैन कॉल इट एज revolutions in 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में ये कितनी बार घूम सकता है? इमेजिन करो, अगर ये 1 सेकेंड में 10 बार घूमता है, ये 1 सेकेंड में 10 बार घूमता है, तो इसका टाइम पीरियड उतना ही कम हो जाएगा ना, क्योंकि जितनी बार ये एक बार घूमता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। एक बार घूमने को टाइम पीरियड बोलते हैं, और ये 1 सेकेंड में 10 बार घूम रहा है, इमेजिन करो। तो जितना ज्यादा आपकी फ्रीक्वेंसी होगी उतना कम आपका टाइम पीरियड होगा, और जितना ज्यादा आपका टाइम पीरियड होगा उतना कम आपकी फ्रीक्वेंसी होगी। इट इज एज सिंपल एज दैट। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर कोई आपको यह बोलता है कि मेरे इस पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है, हर्ट्ज यूनिट है आपके फ्रीक्वेंसी का, तो आपका जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 1/10, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी 1/t है तो टाइम पीरियड 1/n हो जाएगा ना। इतना तो सबको समझ में आता ही है। तो 1/10 मतलब 0.1 सेकेंड्स। सोचो आपको क्या समझ में आया? 10 हर्ट्ज का मतलब है कि आपका पार्टिकल 10 रेवोल्यूशंस या ऑसिलेशंस करता है 1 सेकेंड में। आपका पार्टिकल 10 रेवोल्यूशन या 10 ऑसिलेशन करता है 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में पार्टिकल 10 बार घूमता है, ऐसा टुक 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 करके 10 बार घूम लेता है वो। पर हमें इंटरेस्ट है टाइम पीरियड में, तो टाइम पीरियड क्या होता है? एक रेवोल्यूशन करने में कितना टाइम लगा? एक रेवोल्यूशन करने में उसको 0.1 सेकेंड का टाइम लगा। तो आपने देखा, जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी है उतना कम टाइम पीरियड आता है। इसका मतलब वो दोनों के बंदे एक दूसरे के साथ इनवर्स रिलेशनशिप खेलते हैं। दूसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए, वो आपको पता होनी चाहिए ओमेगा, यानी कि आपका एंगुलर वेलोसिटी, जिसको आप ओमेगा के नाम से जानते हैं। और ओमेगा का फॉर्मूला वैसे भी आपको पता है, इट इज कॉल्ड एज 2π/t। एक्चुअली ओमेगा का फॉर्मूला 2πn होता है, पर n की जगह पे आप 1/t सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, जो मैंने अभी अभी आपको बताया। ये एक फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, ये थोड़ी बहुत फ्रीक्वेंसी की जानकारी आपके पास होनी चाहिए, और ये थोड़ी बहुत टाइम पीरियड की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अगर अभी तक से नहीं थी, पता भी था, थोड़ा बहुत ब्लर हो गया, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड में साउंड वेव चैप्टर्स में ये सब कहानियां बताई जाती हैं, ब्लर हो गया तो मैंने थोड़ा बहुत ताजा कर दिया। हमें यही सब वैल्यूज निकालनी है कोनिकल पेंडुलम के लिए। सबसे इंपॉर्टेंटली हमें टाइम पीरियड निकालना है ऑफ अ कोनिकल पेंडुलम। क्या पेज नंबर 3 सब लोग के दिमाग में क्लियर है कि हम लोग क्या करने वाले हैं? क्या वो चीज आप लोग को समझ में आ रही है? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड व्हाई वी आर स्टडीइंग कोनिकल पेंडुलम। ये बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी होगा। कोनिकल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला बहुत ही फेमस है, बहुत जगह पे आपको देखने के लिए मिलेगा। हाया ना हो जाए सब लोग। एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग व्हाई वी आर स्टडीइंग कोनिकल पेंडुलम, और हमें क्या क्या निकालना है। कम ऑन है, सब लोग को समझ में आ रहा है? आई होप एवरीबडी इज आउट ऑफ देयर बेड्स। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है। स्टार्ट कर सकते हैं मतलब।
ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। ये होगा हमारा पेज नंबर 4। ठीक है, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है डायग्राम। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे कोनिकल पेंडुलम में हम किस तरह से डायग्राम बनाएंगे। किस तरह से डायग्राम बनाने का मतलब आप समझ रहे हो। जब भी मैं इस टॉपिक पे बात करता हूं तो वी आर स्पेशली टॉकिंग अबाउट द एफबीडी। एफबीडी का मतलब है फ्री बॉडी डायग्राम। जैसे मैंने फ्री बॉडी डायग्राम आपको हॉरिजॉन्टल सर्कल में सिखाया, मौत के कुएं में सिखाया, बैंकिंग ऑफ रोड के अंदर सिखाया, बैंकिंग ऑफ रोड में विदाउट फ्रिक्शन समझाया, विथ फ्रिक्शन समझाया। क्या मेरी वॉइस सब लोग को क्लियर आ रही है? इज माई वॉइस क्लियर विथ एवरीबडी? पहले मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए फटाफट सब लोग। रिया, रिया आपका प्रॉब्लम है, प्लीज चेक कीजिए आपका इंटरनेट कनेक्शन। बाकी सब लोगों के लिए मेरा वॉइस और मेरा वीडियो एब्सोल्युटली क्लियर है। रिया, आपका खुद का इंटरनेट कनेक्शन चेक कीजिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द डायग्राम। ये हमारा हॉरिजॉन्टल रिजिड सपोर्ट है जिसमें हम लोगों ने अभी अभी बात की। यहां से नीचे हम लोग एक वर्टिकल एक्सिस कंसीडर कर रहे हैं, या वायर भी हो सकती है हमारी। ठीक है, और जैसे कि मैंने कहा कि हमारा वर्टिकल सर्कल इस तरह से बन सकता है, हॉरिजॉन्टल सर्कल हमारा इस तरह से बन सकता है। ठीक है, तो मैं जरा उसको बना लेता हूं। इस तरह से मैं अपना सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि आपका पार्टिकल एट अ इंस्टेंट ऑफ टाइम यहां पे है। ये आपका पार्टिकल एट अ इंस्टेंट ऑफ टाइम यहां पे है। लेट अस टेक दिस लाइक दिस। ठीक है, जो कोन है थोड़ा मैं नीचे के व्यू के एंगल से आपको दिखा रहा हूं, इसलिए सर्कल एग्जैक्टली आपको सर्कल नहीं दिखाई दे रहा। अगर टॉप व्यू देखोगे तो एग्जैक्टली आपको सर्कल दिखाएगा। ये मेरा थोड़ा नीचे से व्यू दिखा रहा हूं मैं आपको, इसलिए आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर आप टॉप व्यू बनाना चाहते हैं तो सर्कल एग्जैक्टली आपको सर्कल जैसा दिखाई देगा। सपोज कीजिए कि आपका पार्टिकल जब यहां पे है तो एंगल थीटा आप यहां पे देख रहे हैं। मतलब ये जो वर्टिकल एक्सिस आपको दिखाई दे रही है और आपका पार्टिकल एट अ इंस्टेंट ऑफ टाइम यहां पे है, तो आपके पार्टिकल के और वर्टिकल एक्सिस के बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है। ऐसा आप समझ के चलिए। ठीक है, सबसे पहली चीज जो मुझे सीखनी है और जो मुझे समझनी है और जो मुझे दिमाग में डाल के रखनी है कि एफबीडी बनाते वक्त मैं सबसे पहले वेट बनाऊंगा, क्योंकि वेट एक ऐसी चीज है जो हर पार्टिकल पे लगती है और वो ऑलवेज डाउनवर्ड्स लगती है। तो अगर ये बंदा है जिसके पास मास है, क्योंकि रस्सी के पास तो मास नहीं है, अगर इस बंदे के पास मास है तो ये बंदे का नीचे हम एक एरो बनाएंगे और हम लोग यहां लिखेंगे mg, काम खत्म। सबसे पहला चीज जो जब भी आप एफबीडी बनाएंगे यानी कि एक बॉडी पे लगने वाली फोर्सेस बनाएंगे, सबसे पहले वेट बनाएं। अब दूसरी चीज, वेट एक्ट्स ऑलवेज डाउनवर्ड्स, नीचे बना दिया, काम खत्म कर दिया। दूसरी चीज मुझे यह समझानी है कि लॉज ऑफ मोशन जब हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे थे तो उसमें पुली वाला एक प्रॉब्लम था कि पुली लगी हुई है। पुली मतलब आप जानते हैं गोल घूमने वाली चीज होती है जो कुएं से पानी निकालने के समय भी हम यूज करते हैं। ऐसे उसके ऊपर रस्सी रहती है, वो गोल गोल घूमता है तो रस्सी भी उसके ऊपर स्लाइड होकर हमारे पास आती है। तो जब भी आप किसी रस्सी पे लगने वाली फोर्स के बारे में बात करते हैं, रस्सी यानी कि स्ट्रिंग पे लगने वाली फोर्स के बारे में बात करते हैं, तो उसका नाम टेंशन होता है। स्ट्रिंग पे टेंशन लगता है। टेंशन जो वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, टेंशन, आसान भाषा में बताऊं तो स्ट्रिंग पे तनाव लगता है। तनाव, तनाव मतलब रस्सी खिंचती है, रस्सी खिंचती है या रस्सी थोड़ी स्लैग हो जाती है। खिंचने और स्लैग होने को, स्लैग होने मतलब ना खिंचने को स्लैग बोल सकते हो आप। तो जब भी आप किसी स्ट्रिंग को स्टडी कर रहे हो तो उस पे लगने वाली फोर्स का नाम टेंशन होता है। आई होप आपने ये फोर्स कभी ना कभी पहले सुनी हो। बट जैसे कि टेंशन मेरे लिए तो मैं पहली बार आपको बता रहा हूं, इसलिए मैं आपको टेंशन लगाने का ट्रिक भी बताऊंगा। जैसे कि मैंने आपको वेट लगाने का ट्रिक बताया, मैंने आपको नॉर्मल रिएक्शन लगाने का ट्रिक बताया। नॉर्मल रिएक्शन हरदम ऑब्जेक्ट के सर के साथ परपेंडिकुलर लगता है। ये ट्रिक्स आप लोग नहीं भूलेंगे। डोंट टेक द ट्रिक्स जो मैं आपको बता रहा हूं, छोटी छोटी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं, डोंट टेक इट लाइटली। वरना आप जब आगे अगर कभी आपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारियां चालू कर दी
तो आप शॉक हो जाएंगे कि एंट्रेंस एग्जाम में उन लोग किस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं। आप शॉक हो जाओगे। शॉक होने का मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो एंट्रेंस एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन आया था, एक इस तरह का एक हेमिस्फीयर था, आधा एक सेमी सर्कल भी आप मान सकते हो। इसके ऊपर एक कॉकरोच है, इंसेक्ट कॉकरोच है। अगर यहां पे वो कॉकरोच है, क्वेश्चन ये था कि इसका आपको फ्रिक्शन दिया हुआ है और आपको यह बताना है कि कॉकरोच कितना ऊपर चढ़ सकता है। क्वेश्चन ऐसा था, ठीक है। अगर इस कॉकरोच का हमें सॉल्विंग करना था तो हमें इसका एफबीडी बनाना पड़ता है। तो कॉकरोच का तक एफबीडी आपको बनाना पड़ेगा, इंसेक्ट का तक एफबीडी बनाने आपको आ सकता है आपके एंट्रेंस एग्जाम्स में। पर आपकी अगर नॉलेज ठीक ठाक है तो काम खत्म हो जाता है। अब आपका ये mg हरदम नीचे की तरफ लगेगा, पर आपका नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा, क्योंकि कॉकरोच का सर हो या कार का सर हो, सर तो सर होता है, टॉप सरफेस तो हर किसी के पास होता है। अगर एक आदमी भी ऐसे खड़ा होगा सीधा, तो आदमी के लिए भी नीचे mg लगेगा, ऊपर n लगेगा। पर अगर इस जगह पे अगर कोई आदमी ऐसे खड़े हो जाए टेढ़ा, तो भी उसका mg नीचे लगेगा और उसके सर के ऊपर से नॉर्मल रिएक्शन जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन हरदम आदमी के सर को परपेंडिकुलर होता है, ऑब्जेक्ट के सर को परपेंडिकुलर होता है। पर नॉर्मल रिएक्शन वहां पे नहीं लिखा जाएगा जहां पे कोई ऑब्जेक्ट रस्सी के साथ जुड़ा हुआ है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को, यानी कि ये छोटे वाले मास को आपने रस्सी से जुड़ा के रखा है, तो रस्सी में नॉर्मल रिएक्शन नहीं, टेंशन बनाया जाता है सबसे पहली बात। वरना ऐसा मत सोचना कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसको नीचे mg बनाया, अभी ऊपर नॉर्मल रिएक्शन बनाएंगे, नहीं। ये ऑब्जेक्ट अकेला नहीं है। अकेला मतलब जैसे पिछले हमारे डेरिवेशंस में कार अकेली रोड पे रखी हुई है, कोई भी चीज अकेला रखा हुआ है रोड पे, उसका किसी के साथ कोई संबंध नहीं है, तो फिर नॉर्मल रिएक्शन का रोल आएगा। जैसे कि यहां पे क्या इस कॉकरोच को हमने रस्सी से बांध के रखा है? नहीं। क्या ये आदमी को रस्सी से बांध के रखा है? नहीं। पर अगर क्वेश्चन ऐसे ही होता कि इस आदमी को अपन ने रस्सी से ऐसा बांध के रखा है, ये आदमी ने ऐसा रस्सी पकड़ के रखा है ताकि वो गिरे ना, तो फिर नॉर्मल रिएक्शन नहीं आएगा, तो फिर टेंशन आएगा यहां पे। तो आपको एक बात क्लियर करनी है दिमाग में। क्या क्लियर करनी है? कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को रस्सी से बांधा हुआ है तो नॉर्मल रिएक्शन नहीं आएगा, क्या आएगा? टेंशन आएगा। और टेंशन किस में लगता है? टेंशन रस्सी पे लगता है। इसलिए यह बात हरदम याद रखना, स्ट्रिंग पे टेंशन लगता है, तनाव तनाव रस्सी में आएगा। पर टेंशन कैसे बनाना है, इसके पीछे ट्रिक क्या है, वो भी जरा सुन के रखिए। टेंशन acts always away from the object slash body। बिल्कुल बात से समझिए। द टेंशन एक्ट्स, राज आदमी उल्टा खड़ा हो या सीधा खड़ा हो, अगर आदमी उल्टा हो गया तो उसके पांव से टेंशन निकलेगा फिर, ठीक है। समर सॉल्ट मार रहा कोई आदमी, ऐसा उल्टा है, उसका सर नीचे, हाथ पे आदमी खड़ा हो गया, पाव ऊपर हो गया, तो भी नॉर्मल रिएक्शन mg तो नीचे लगेगा ना। आदमी सीधा खड़े हो या ऊपर ऊपर उल्टा खड़े हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, mg तो नीचे लगेगा। mg के ऑपोजिट फिर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। पर नॉर्मल रिएक्शन हरदम, आदमी अगर सीधा खड़ा है तो सीधा जाएगा, टेढ़ा खड़ा है तो नॉर्मल रिएक्शन बॉडी के हिसाब से टेढ़ा हो जाएगा। ये बात आपने अच्छी तरह से याद रखनी है। ओके, मैं आपको यह समझा रहा था कि टेंशन एक्ट्स ऑलवेज अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट और बॉडी। टेंशन acts on a string। अगर आपने ये दो बातें याद रखी तो टेंशन आप इजीली लगा सकते हो। पहली बात मैंने आपको ये समझाई कि किसी भी रस्सी में लगने वाला टेंशन ऑब्जेक्ट से अवे लगता है, और दूसरा टेंशन रस्सी में लगता है। इस रस्सी को बिल्कुल ध्यान से देखें, ये रस्सी है और ये ऑब्जेक्ट है। हमें टेंशन ऑब्जेक्ट से अवे बनाना है। अवे मतलब टेंशन का एरो ऐसे आएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिए। ये ऑब्जेक्ट है, ये रस्सी है जिस ऑब्जेक्ट के हिसाब से जिसमें लगी हुई है। ऑब्जेक्ट से टेंशन दूर की तरफ बनाना है, ये देखो दूर,
टेंशन एक्ट्स ऑलवेज अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। अगर ये ट्रिक आप याद रखोगे तो कभी भी टेंशन बनाने में गलती नहीं करोगे। क्लियर है? क्लियर है? सब लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि टेंशन कैसे बनाना है? टेंशन बनाना है ऑलवेज अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रस्सी से जुड़ा हुआ है तो उस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में रस्सी में टेंशन अवे बनाना है, अवे। नहीं नहीं नहीं, रिजिड सपोर्ट में कभी भी हम नॉर्मल रिएक्शन के बारे में बात नहीं करते। ये रिजिड सपोर्ट है, इसमें कभी भी हम नॉर्मल रिएक्शन के बारे में बात नहीं करेंगे। हम लोग इंटरेस्टेड, हमारे लिए कंसर्न ये रिजिड सपोर्ट नहीं है, हमारे लिए कंसर्न ये नीचे वाली चीज है जहां पे कोनिकल पेंडुलम बन रहा है। इसलिए हम लोग यहां पे एफबीडी बना रहे, यहां पे एफबीडी नहीं बना रहे। आपके लिए इंटरेस्ट की चीज कौन है? जो बंदा सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये रिजिड बॉडी सर्कुलर मोशन थोड़ी कर रहा है, सर्कुलर मोशन तो ये छोटू वाला बंदा कर रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में एफबीडी बनाएंगे ना। आ रही है आपको बात समझ में? क्लियर है? पहले सब लोग मुझे यस और नो बोलो। टेंशन कैसे लगेगा ये सब लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टेंशन कैसे लगेगा? टेंशन विल एक्ट ऑलवेज अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। अगर आप लोग को टेंशन के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी, कभी आपने बचपन में 11th स्टैंडर्ड में आप नहीं पढ़े या नहीं समझा, एक और एग्जांपल आप लोग के सामने पेश कर देता हूं ताकि आपको बेटर समझ में आए। मैं बता देता हूं आप लोगों को कि 11th स्टैंडर्ड में किस तरह से आपने चीजें देखी थी। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ताकि आगे कभी ये कंसेप्ट आए तो मुझे इतना आप लोगों को समझाने की जरूरत ना पड़े। सपोज कीजिए कि ये एक रिजिड सरफेस है, इसके ऊपर आपने एक इस तरह का बक्सा रखा हुआ है, यहां पे एक पुली है, यहां से आपने इस तरह का एक स्ट्रिंग लिया और आपने यहां पे और एक बक्सा रख दिया। अब क्या होगा? अगर हम इस वाले बक्से की बात करें, इस वाले बक्से पे नीचे mg लगेगा, बट सोच के देखिए इस वाले बक्से में ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा और बक्से से अवे टेंशन भी लगेगा। केस को ध्यान से समझे, रस्सी ऊपर से नहीं लगी हुई है, रस्सी बाजू से लगी हुई है। नॉर्मल रिएक्शन और mg y एक्सिस के बंदे हैं। अगर रस्सी y एक्सिस में लगती तो नॉर्मल रिएक्शन के बारे में बात नहीं होती। जैसे कि यहां पे अगर नीचे की तरफ मैं mg बनाऊंगा तो मैं ऑब्जेक्ट से दूर दूर बनाओ। ऑब्जेक्ट से दूर कैसे एरो बनाओगे? ऑब्जेक्ट से भागने की कोशिश करो। टेंशन ऐसे बनाना है जैसे ऑब्जेक्ट पे खड़े होके आप ऑब्जेक्ट से भाग रहे हो। किधर भाग रहे हो? उधर भाग रहे हो। टेंशन ऑब्जेक्ट पे खड़े होके भागना है, इधर भागना। पर आपने नोटिस किया क्या, यहां पे नॉर्मल रिएक्शन की बातें क्यों नहीं हुई? यहां पे नॉर्मल रिएक्शन की बातें क्यों हुई? क्योंकि mg जो है वो y एक्सिस में है और mg हरदम y एक्सिस में ही रहता है। कभी भी कोई भी चीज देख लो, कोई भी डायग्राम उठा लो अभी तक का, सब में mg आपको y एक्सिस मिलेगा, क्योंकि वो ऑलवेज डाउनवर्ड लगता है, y एक्सिस में ही मिलेगा आपको। यहां पे mg को टेंशन ने बैलेंस कर लिया, तो ऐसा समझ लीजिए कि नॉर्मल रिएक्शन का रोल टेंशन ने पूरा कर दिया। पर यहां पे जो रस्सी है वो साइडवेज लगी हुई है, तो mg के ऑपोजिट अभी भी नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और रस्सी का टेंशन साइड में लगेगा। पर टेंशन कैसे लगा? अवे फ्रॉम द बॉडी। तो आप देख सकते हैं बॉडी से दूर की तरफ। लॉज ऑफ मोशन चैप्टर जब हम इंटेंसिटी बैच में करेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस हमें करने हैं, क्योंकि 7% का वेटेज है इस चैप्टर्स का। लॉज ऑफ मोशन जैसे चैप्टर्स का आपके एंट्रेंस में 7% का वेटेज है। तो यार ऐसी चीजें तो हमें आनी चाहिए। मोर डिस्कशन विल बी डन। फिलहाल के लिए जस्ट छोटा सा आइडिया दे दिया, इसको कंटिन्यू करना चाहूंगा मैं। सबका ध्यान यहां पे होना चाहिए। ये एंगल अगर थीटा है तो ज्योमेट्री की मदद से हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो एंगल होगा, ये एंगल जो होगा, नहीं, ये जो एंगल होगा, यहां से एक लाइन बना देता हूं मैं, ये जो एंगल होगा ये थीटा होगा।
अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा। कौन सा एंगल? ये वेक्टर के बीच में और ये लाइन के बीच में एंगल थीटा होगा। और इस टी वाले टेंशन को मैं अब रिजॉल्व कर रहा हूं। मैं अब क्या कर रहा हूं? रिजॉल्व कर रहा हूं। और रिजॉल्व करना मैंने आपको पहले भी सिखाया। अगर ये वाले कंपोनेंट के साथ एंगल थीटा है तो ये जो एंगल कंपोनेंट आएगा उसका नाम टी कॉस थीटा आएगा, और ये वाले कंपोनेंट का नाम टी साइन थीटा आएगा। मेरे बेसिक नॉलेज को कभी भी आपने इग्नोर नहीं करना है। अगर बेसिक नॉलेज को इग्नोर करोगे तो कहीं ना कहीं फंस जाओगे। अगर ये टी है और अगर ये थीटा है तो ये बंदा टी कॉस थीटा हो जाएगा और ये बंदा टी साइन थीटा हो जाएगा। कुछ बातें ध्यान रखने के लिए बोली थी। जिसके साथ थीटा बनता है वो कॉस कंपोनेंट होता है, जिसके साथ थीटा नहीं बनता वो साइन कंपोनेंट होता है। और कॉस कंपोनेंट और साइन कंपोनेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये कॉस कंपोनेंट है, ये साइन कंपोनेंट है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल भी है। बीच में से आपका टी वेक्टर जा रहा है, उसका कंपोनेंट टी कॉस थीटा, उसका कंपोनेंट टी साइन थीटा। काम हो गया खत्म। आराम से समझ में आ रही है बातें सब लोग को? यहां पे ये एंगल आप 90 डिग्री पकड़ सकते हो और यहां से लेके यहां तक जो लेंथ है आप उसको एल पकड़ सकते हो। अगर आप ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करोगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप सोचोगे तो ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड आपको मिलेगी एल कॉस थीटा की। सोच के देखो, सोच के देखो। इस ट्रायंगल का नाम मैं दे रहा हूं ए बी सी। अगर आप ट्रायंगल ए बी सी कंसिडर करें तो ट्रायंगल एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और अगर ट्रायंगल एबीसी में मैं कॉस थीटा अप्लाई करता हूं तो कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट आपका एबी है, दिस इज एडजेसेंट, एंड हाइपोटेन्यूज आपका एसी है। तो कॉस थीटा की वैल्यू आप लिख सकते हो ए बी अपॉन एल, क्योंकि एसी की वैल्यू एल है, रस्सी की लंबाई एल है। तो यहां से तुम्हें ए बी की वैल्यू कितनी मिलेगी? एल कॉस थीटा मिलेगी। वही मैंने यहां पे लिखा, ए बी इज एल कॉस थीटा। सिंपल चीजें हैं, बस बचपन में सिखाई जाती हैं, कहीं ना कहीं हमें यूज करना चाहिए। आई होप कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ये सब लोग को पता है। आई होप सब लोग को पता है कि एसी जो लेंथ है वो एल है, और ए बी हम लोग कैसे लिख सकते हैं? एल कॉस थीटा लिख सकते हैं। ए बी एल कॉस थीटा, मैंने ए बी की जगह पे एल कॉस थीटा मेंशन कर दिया। क्या आपको टी साइन थीटा, टी कॉस थीटा और एल कॉस थीटा ये कैसे आया? सब लोग को समझ में आया? गिव मी यस और नो ऑल ऑफ यू। क्या आगे बढ़ सकते हैं? बताइए बताइए, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? एवरीबॉडी इज ओके विथ एवरीथिंग? एल कॉस थीटा कैसे आया? एबी की वैल्यू वो भी सबको समझ में आ रही है? राइट एंगल ट्रायंगल, नो नो, वी डिडंट रिजॉल्व, वी डिडंट रिजॉल्व एंड वी गेट एल कॉस थीटा। एल कॉस थीटा हमने ट्रायंगल में कॉस थीटा लगा के निकाला है। ठीक है, एल कॉस थीटा जो लंबाई आई है वो ट्रायंगल में कॉस थीटा लगा के आई है। क्या क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? राइट एंगल ट्रायंगल की बातें समझ में आती है सब लोगों को? एवरीबडी नोज व्हाट अ राइट एंगल ट्रायंगल इज। अभी ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 90 डिग्री है और ये एंगल थीटा है, और ये लंबाई एल की है। बराबर है ना? तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप कॉस थीटा लगाओगे तो एडजेसेंट ए बी हो जाता है, ऑपोजिट आपका नहीं, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज आपका एसी हो जाता है। बस खत्म हो गई कहानी। अब यहां से अगर आपको ए बी की वैल्यू निकालनी है तो वो एसी कॉस थीटा हो जाएगा ना। तो ए बी की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? एसी इज एल कॉस थीटा। ये जो लंबाई है ए बी, यानी कि ये ए बी एल कॉस थीटा लिख दिया। डन है। अब आगे बढ़ सकता हूं मैं। डायग्राम पूरा क्लियर हो गया। डायग्राम में मैंने जो चीजें बतानी थी सब बता दिया। आप लोग को समझ में आया डायग्राम? अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, आप मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना है। ये होगा हमारा पेज नंबर 5वां। पेज नंबर 5वें में हम क्या करने जा रहे हैं?
पेज नंबर 5वें में वही अपना रेगुलर वाली चीज हम लोग करेंगे, बराबर है कि नहीं? रेगुलर वाली चीज में क्या है, अगर आप बिल्कुल ध्यान से नोटिस करेंगे तो टी साइन थीटा नाम की फोर्स कहां जा रही है, डायग्राम में बिल्कुल ध्यान से देखें। टी साइन थीटा की फोर्स अगर आप नोटिस करेंगे तो वो टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ जा रही है। जो फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ जाती है वो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करती है। अगर आपको ये बात पिछले 3 डेरिवेशंस में नहीं समझ में आई तो आप कुछ नहीं कर सकते। जो भी फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर जाएगी वो फोर्स सेंट्रीपिटल का रोल प्ले करेगी। टी साइन थीटा नाम की एक फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर जा रही है, इसका मतलब वो फोर्स हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करेगी। तो टी साइन थीटा और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लिख सकते हैं एम आर ओमेगा स्क्वायर। मैंने ओमेगा में क्यों लिखा आपको पता चल गया होगा, क्योंकि मैं यहां पे वेलोसिटी में इंटरेस्ट नहीं हूं, मैं यहां पे एंगुलर वेलोसिटी में इंटरेस्टेड हूं। मैंने आपको बताया मुझे टाइम पीरियड निकालना है, मुझे फ्रीक्वेंसी निकालना है, मुझे ओमेगा निकालना है, इसलिए मैंने एम आर ओमेगा स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करने का सोचा यहां पे, एम वी स्क्वायर बाय आर का ना यूज करते हुए। पहली इक्वेशन हमारी हाजिर है। दूसरी इक्वेशन भी आप लोगों ने गेस कर ली होगी। दूसरी इक्वेशन में हम वाई एक्सिस पे स्टडी करेंगे। वाई एक्सिस में वैसे भी कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो mg जो है वो t cos थीटा के बराबर चले जाएगा। तो t cos थीटा के बराबर आप लिखेंगे mg। ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। एज सिंपल एज दैट। सिमिलर हम लोग ने हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में भी किया, सिमिलरली हमने हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन के अंदर भी किया। बस वहां पे फर्क क्या था अगर आप नोटिस करेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर जा रहा था, फ्रिक्शनल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर जा रहा था। तो वहां पे हमने फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोगों ने सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल दिया था, पर यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, यहां पे टी साइन थीटा वाला बंदा सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रहा है। आर द फर्स्ट 2 इक्वेशंस क्लियर विथ एवरीबॉडी? बोलिए यकीन यकीन। अगर आपको ये नहीं पता कि एम आर ओमेगा स्क्वायर कहां से आया, इसका मतलब आप पिछले लेक्चर नहीं बैठे हो। आ रही है आपको बात समझ में यकीन? If you are not understanding from where we got mr omega square, that means you haven't attended or haven't paid attention in previous lectures. अगर आप प्रीवियस लेक्चर की चीजें ये लेक्चर में पूछेंगे तो मैं नहीं बता सकता, आगे कैसे बढ़ेंगे? फिर आगे बढ़ना ही नहीं बढ़ना है। आप देख रहे हो रोज नई नई चीजें हमारे पास आ रही हैं। कल तक तो बैंकिंग रोड था, आज कोनिकल पेंडुलम है, इसके बाद कुछ और नई चीज निकलने वाली है। कितने लोग को पता है कि mr ओमेगा स्क्वायर कैसे आया? How many people know how did I get mr omega square? क्या मैंने पिछले लेक्चर में पूरे के पूरे फॉर्मूला लिख के दिए? पिछले टू पिछले लेक्चर में सेंट्रीपिटल फोर्स का पूरा फॉर्मूला लिख के दिया एक पेज में। क्या आपको याद है ये चीजें? यस, एंगुलर फॉर्म है, एंगुलर फॉर्म है। क्या आपको पता है रेडियल एक्सेलरेशन के 2 फॉर्मूले हम लोग ने लिखे थे सबसे पहले वाले लेक्चर में? रेडियल एक्सेलरेशन के दोनों फॉर्मूले पुट करके हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला निकाल रहे हैं। आप मुझे बढ़ना चाहिए आगे, पहले तो मुझे ये बता दो कि क्या आपको ये दोनों इक्वेशन सब लोग को समझ में आ गए? दोनों इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बस टी कॉस थीटा बराबर mg, टी साइन थीटा बराबर mr ओमेगा स्क्वायर। बस ये दोनों इक्वेशंस अगर आपकी क्लियर है तो बस काम खत्म हो जाता है, डेरिवेशन इधर ही खत्म हो जाता है। आगे बस 2-3 लाइन है, इसको ऐसे करना है, उसको वैसे करना है, काम खत्म हो जाएगा। सिंपल सा डेरिवेशन है। बस हमारा जो पूरा का पूरा नॉलेज होगा क्लास, वो इस डायग्राम को बनाने में जाएगा। स्पेशली टेंशन कैसे बनता है, टेंशन को रिजॉल्व कैसे करना है, एल कॉस थीटा कैसे लेना है, बस छोटी मोटी बातें हैं। अगर आपने एक बार वो सीख ली और इक्वेशंस लिखना आपको आ गया, आगे तो सिर्फ मैथमेटिक्स का कमाल है। हम ऐसा कर सकते हैं कि हम इन दोनों इक्वेशंस के साथ यूटिलाइजेशन करके इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग यूटिलाइजेशन करके कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि डिवाइड 1 एंड 2 दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो अगर आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा टी साइन थीटा बाई टी कॉस थीटा बराबर एम आर ओमेगा स्क्वायर बराबर नीचे आपका mg आ जाएगा। मैंने आपको लाख बार ये चीजें समझाई हैं, वापस समझाता हूं। जब भी 2 इक्वेशन को डिवाइड करें, LHS वाले बंदे को LHS के साथ, RHS वाले बंदे को RHS के साथ डिवाइड करें, बीच में एक ही इक्वल टू साइन लगाएं।
यहां से टी और टी आपका कैंसिल हो जाता है, एम और एम भी आपका कैंसिल हो जाता है। अगर मैं ओमेगा स्क्वायर निकालने में इंटरेस्टेड हूं तो ओमेगा स्क्वायर निकालने के लिए मुझे जी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर, आर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नीचे। तो मुझे मिलेगा जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर कॉस थीटा। इसको मैं डाल सकता हूं डब्बे में और मैं इसको ले सकता हूं इक्वेशन नंबर 3, और मैं ये फॉर्मूला भी याद करके रखूंगा, क्योंकि अगर मैं ये फॉर्मूला याद करके रखूंगा तो मुझे समझ में आना चाहिए कि अगर मुझे डायरेक्टली कभी बोल दिया जाए कि कोनिकल पेंडुलम का एंगुलर वेलोसिटी बताओ, तो मैं डायरेक्टली एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी साइन थीटा बाय आर कॉस थीटा कर सकता हूं, या जी टैन थीटा बाय आर भी कर सकता हूं, बिकॉज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टैन थीटा होता है। ये फॉर्मूला मैं अच्छी तरह से याद रखूंगा। अब मैं आगे क्या कर सकता हूं? Can we take sin theta by cos theta? ना ले सकते हैं, you can write sin theta, मतलब you can write this formula like this also class, under root of g tan theta by r. You can also write the formula like this, sin theta by cos theta मैंने tan theta लिख दिया क्लास, और ओमेगा का स्क्वायर था वो उस तरफ जाके रूट हो जाएगा। डन है? डन है क्या? डन है क्या? डन है क्या? क्या पहला, थर्ड और फोर्थ फॉर्मूला सब लोग को समझ में आया? जितने जल्दी आप डन डन बोलेंगे उतनी ज्यादा स्पीड हमारी बढ़ेगी। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो खाली उतना बता दो, पर मुझे ऐसा लग नहीं रहा है यहां कुछ ना समझने जैसा कुछ नहीं है। सिंपल है, जहां समझने की डेप्थ चाहिए वहां डेप्थ है, जहां नहीं कुछ है टेंशन नहीं लेने का, डिवाइड करना है सिर्फ, खत्म हो गई बात। क्रिस्टल क्लियर है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इस वाले डायग्राम से थोड़ा और चीजें सीखते हैं हम लोग। इस वाले डायग्राम में अगर आप इस पर्टिकुलर चीज को नोटिस करेंगे, कौन सी पर्टिकुलर चीज? BC को अगर आप नोटिस करेंगे तो BC एक्चुअली हमारे रेडियस का रोल प्ले कर रहा है। BC इज एक्चुअली प्लेइंग द रोल ऑफ द रेडियस। आप कॉमन सेंस वाली बात देख सकते हैं, घूमी घूमी जब वो कर रहा है तो ये सेंटर पॉइंट है, ये अपना ऑब्जेक्ट है, दोनों के बीच में जो आप ये लाइन देख रहे हैं, ये लाइन हमारा रेडियस वाला लाइन है। ठीक है, थोड़ा और दिमाग अगर आप लगाएंगे तो BC की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि R की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको ये वाली टेक्निक समझाई, मैं यही टेक्निक वापस उसी ट्रायंगल में लगाऊंगा, बट मुझे R निकालना है। कैसे कर सकते हैं हम लोग, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। मैं ट्रायंगल आप लोगों के लिए यहां पे ड्रॉ कर देता हूं। ये पॉइंट A था क्लास, ये पॉइंट आपका B था, ये C था, ये R था, ये बंदे का नाम L था, बराबर है। यहां पे 90 डिग्री था और यहां पे थीटा था। मुझे R निकालना है, R मतलब इस ट्रायंगल का ऑपोजिट है, वो एंगल के सामने जो बंदा होता है उसको ऑपोजिट बोलते हैं। तो मैं इस्तेमाल करना चाहूंगा साइन थीटा का। इस ट्रायंगल में अगर मैंने साइन थीटा का इस्तेमाल किया तो साइन थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट का मतलब BC, हाइपोटेन्यूज का मतलब AC। BC की वैल्यू R है, AC की वैल्यू L है, यानी कि R की वैल्यू L साइन थीटा के बराबर आएगी। इसको मैं मान रहा हूं इक्वेशन नंबर 5। आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग मैंने किस तरह से R की वैल्यू निकाली। मैंने R की वैल्यू कैसी निकाली? L बाय R बाय L को यहां मल्टीप्लाई कर दिया साइन थीटा के साथ, तो R की वैल्यू L साइन थीटा हो गई। कॉमन सेंस वाली बात है। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं ये जो R की वैल्यू है उसको मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं इक्वेशन नंबर 3 में। बिल्कुल ध्यान से देखना, सबसे पहले तो मैं इक्वेशन नंबर 3 लिख देता हूं। इक्वेशन नंबर 3 था ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा। ये मेरा इक्वेशन नंबर 3 था, और मैंने अभी अभी एक इक्वेशन निकाला, R इज इक्वल टू L साइन थीटा, और ये था मेरा इक्वेशन नंबर 5। मैं करने वाला हूं सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 3। R की वैल्यू को यहां पे मैं सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। ओमेगा स्क्वायर बराबर जी साइन थीटा अपॉन R की जगह पे मैं लिखने जा रहा हूं L
साइन थीटा और पहले से बाहर कॉस थीटा मौजूद है। साइन थीटा यहां से कैंसिल हो जाएगा, आपको ओमेगा स्क्वायर की एक नई वैल्यू मिलेगी, वो होगा जी अपॉन एल कॉस थीटा। ये हो गया हमारा फॉर्मूला नंबर 6। याद रखिए, कभी ना कभी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि आपको एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए बोला और आपको सिर्फ और सिर्फ रस्सी की लंबाई पता है, आपको रेडियस नहीं दिया, आपको एंगल दिया है, तो क्या ये फॉर्मूला आपके काम आएगा? नहीं आएगा। इस फॉर्मूले में अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है तो आपको रेडियस की जरूरत पड़ेगी और आपको थीटा की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जी का वैल्यू आपको पहले से ही पता है। पर अगर आपको यही नहीं पता कि आपके हॉरिजॉन्टल सर्कल का रेडियस कैसा है, कितना है, तो कैसे निकालोगे ओमेगा? तो फिर आप ये वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो। ये वाला फॉर्मूला भी आपको एंगुलर वेलोसिटी देगा, पर इस वाले फॉर्मूले में दो चीज लगती है, रस्सी की लंबाई और एंगल की जरूरत पड़ती है। तो आपको सोचना है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसके हिसाब से आप फॉर्मूला चूज करो। आई होप एवरीबडी इज गेटिंग मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। यहां से आप ओमेगा लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ जी अपॉन एल कॉस थीटा। बोलो, सिक्स्थ और सेवेंथ इक्वेशन सब लोग के लिए क्लियर है? Is the sixth and seventh equation clear for everybody? Come on everybody, are you understanding why are we interested in the sixth formula? ऐसे ही sixth formula नहीं निकाला है, sixth formula निकालने के पीछे बहुत बड़ा रीजन है। रस्सी की लंबाई में अगर आपको दी जाए तो कैसे एंगुलर वेलोसिटी निकालोगे, उसका फॉर्मूला यहां पे। बहुत ही बढ़िया क्लास। एंगुलर वेलोसिटी के बारे में जितनी चर्चा हो सकती थी हमने सारी चर्चा कर ली। अब हमें पता चला कि अगर हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है तो और भी चीजें निकाली जा सकती हैं। क्या चीजें निकाली जा सकती हैं, जरा उसके बारे में भी चर्चा किया जाए। एंगुलर वेलोसिटी से क्यों ना हम टाइम पीरियड निकालने की कोशिश करें। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2π/t। अगर अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा तो लिख के दिया था। और एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है, तो क्यों ना हम उसका इस्तेमाल करें। तो अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 2π/t इज इक्वल टू ओमेगा। 2π/t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी अपॉन कॉस थीटा। कुछ नहीं किया, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी अभी ओमेगा का फॉर्मूला निकाला था अंडर रूट ऑफ समथिंग, वो अभी यहां पे सिर्फ लिख दिया है और थोड़ा फ्लिप करके लिख दिया। फ्लिप करना अलाउड है, एलएचएस को आरएचएस, आरएचएस को एलएचएस बनाओ, कोई कुछ नहीं बोलने वाला है। हाँ, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। हम इंटरेस्टेड है टी की वैल्यू में, तो जब टी इधर जाएगा तो ये बंदा नीचे की तरफ आएगा। तो टी इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे हम लोग, 2π/, अंडर रूट ऑफ जी अपॉन एल कॉस थीटा। सोच के देखिए क्या किया मैंने, सोच के देखिए। इस बंदे को मैं 2π के नीचे लेके आ गया और मैंने टी को ऊपर भेज दिया। अब क्या, थोड़ा और अच्छे से लिखें इसको। और अच्छे से कैसे लिख सकते हो आप लिख सकते हो t इज इक्वल टू, इसको पलटी मार के ऊपर लेके जाओ। तो इसको अगर आप पलटी मार के ऊपर लेके जाओगे तो पहले से ऊपर 2π है, जब ये पलटी मारेगा तो फॉर्मूला आएगा एल कॉस थीटा अपॉन जी। आ गया हमारे टाइम पीरियड का फॉर्मूला। आई होप यू नो दिस थिंग दैट एनीथिंग विच इज इन डिवीजन पे डिवीजन इट कैन बी पल्टी एंड गॉन ऊपर, तो वो एल कॉस थीटा ऊपर पहुंच जाएगा, जी नीचे आ जाएगा और रूट वैसा का वैसा ही आप यहां पे लिख सकते हो। आपके टाइम पीरियड का फॉर्मूला हाजिर है। हाँ या ना फॉर द टाइम पीरियड का फॉर्मूला, गिव मी a yes or no फॉर द टाइम पीरियड का फॉर्मूला। हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड द टाइम पीरियड का फॉर्मूला? क्लियर है सब लोग के दिमाग में? रिप्लाई ऑल ऑफ यू शुड गिव योर रिप्लाई। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्लियर है कि नहीं है? कम ऑन एवरीबॉडी। बहुत ही बढ़िया। अगर आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता है तो अगला क्या निकाल सकते हो,
क्यों ना फ्रीक्वेंसी निकाला जाए, है ना। क्या था फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला? 1 बाय टाइम पीरियड वाज द फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी, अगर आप याद करेंगे तो पुट कीजिए n बराबर, अगर मैं इसी बंदे का 1 बाय टाइम पीरियड लिखना चाहता हूं, मतलब इनवर्स लिखना चाहता हूं, तो इनवर्स कैसे आएगा? 1/2 आएगा अंडर रूट ऑफ g अपॉन L cos थीटा। So now you have the frequency, now you have the time period, and in the previous one you had the angular velocity का formula in terms of the length of the string, in terms of the radius of the string, in terms of the tan theta। जो चाहिए वो सब आपके पास है। और इसी बारे में हमने स्टार्टिंग में चर्चा की थी कि हमें टाइम पीरियड निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है और एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। ये था आपका कोनिकल पेंडुलम। आई होप ऑल ऑफ यू हैज अंडरस्टूड दिस कोनिकल पेंडुलम। डन है? सब लोग के दिमाग में कोनिकल पेंडुलम डन होना चाहिए, फटाफट बोलिए। सिंपल, एकदम सिंपल। अभी एफबीडी बनाने में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है, एफबीडी बनाने में थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आना चाहिए, ठीक है। एफबीडी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके ले सकते हैं, पर अगर आप tan थीटा ले लोगे तो r की वैल्यू कैसे सब्स्टिट्यूट करोगे? अगर आप यहां पे tan थीटा ले लोगे तो r की जगह पे अपने को सब्स्टिट्यूट करना था ना L sin थीटा, फिर ऊपर का sin थीटा नीचे का sin थीटा कैंसिल होता है। अगर आप tan थीटा लिख दोगे तो फिर कैंसिल आउट नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने tan थीटा का इस्तेमाल नहीं किया, ताकि ये जब r की वैल्यू पुट की जाए तो ऊपर का sin थीटा नीचे का sin थीटा कैंसिल हो जाए। सिंपल सी बात है, समझा प्रथमेश? ओके ओके ठीक है। मैं पीछे के न्यूमेरिकल्स चेक कर रहा हूं, मैं देख लेता हूं पीछे अगर कोई हमारे पास न्यूमेरिकल होगा तो वो हम लोग अभी के अभी निपटा लेते हैं, तो हमारा काम हो जाएगा। पीछे के सारे न्यूमेरिकल्स में थोड़ा बहुत और हमें काम करना पड़ेगा, फिर ही हम वो न्यूमेरिकल्स के ऊपर जा सकते हैं, ठीक है, करेंगे। अनु क्या पूछ रहे हैं आप? एक मिनट। सर कोनिकल पेंडुलम कहाँ यूज होता है? कोनिकल पेंडुलम कहाँ यूज होता है? देखिए कोनिकल पेंडुलम टाइम में यूज होता है। टाइम मतलब आपकी घड़ियों में, क्लॉक में यूज होता है ना। अभी आप देख रहे हैं कि पहले आप ना ऐसे ऐसे वाले, अभी 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 ऐसे ऐसे वाले आपको ये मिल रहे हैं, सिंपल पेंडुलम मिल रहे हैं। पहले कोनिकल पेंडुलम यूज होते थे इस तरह से, क्योंकि कोनिकल पेंडुलम जो है उसमें जर्क नहीं आता। जर्क का मतलब मैं आपको समझाता हूं। जब आपका नॉर्मल सिंपल पेंडुलम काम करता है तो वो ऐसे जाता है, फिर वहां से वापस आता है, फिर वहां से जाता है। ये सिंपल पेंडुलम का कमाल है। तो सिंपल पेंडुलम क्या होता है पता है? एक पर्टिकुलर हाइट पे जाके रुकता है, फिर वहां से वापस आता है, फिर यहां पे जाता है। ये सिंपल पेंडुलम का कमाल है। पर कोनिकल पेंडुलम अगर आप नोटिस करेंगे तो वो रुकता ही नहीं है, वो गोल गोल घूमता रहता है। वो कहीं पे भी एट अ इंस्टेंट ऑफ टाइम इक्विलिब्रियम पे नहीं आएगा। मतलब कोनिकल पेंडुलम हो या सिंपल पेंडुलम है, दोनों का इस्तेमाल घड़ियों में होता है। पर ये जो कोनिकल पेंडुलम था ये बहुत पुराने टाइम पे यूज किया जाता था, अराउंड 80s, मतलब 18 मतलब अराउंड
1800 ईयर में यूज किया जाता था। बहुत पहले की जमाने में हम लोग ये कोनिकल पेंडुलम यूज करते थे, अभी हम लोग सिंपल पेंडुलम का इस्तेमाल करते हैं। इज दैट क्लियर अनु? ठीक है, ओके ओके ओके। चलिए एक काम करते हैं, हम लोग करते हैं टेक्स्ट बुक का ही एक सॉल्व वाला न्यूमेरिकल। ठीक है, चलिए। मैरी गो राउंड, यूजुअली मैरी गो राउंड एक तरह का आप देख सकते हैं झूला होता है, जो आप बचपन में देख सकते थे, या फिर आप कभी किसी पार्क वगैरह में जाते हैं तो वहां होता है इस तरह का वो गोला, आप देख सकते हैं ऐसे गोल गोल घूमते हैं, इसको मैरी गो राउंड बोलते हैं। ठीक है, उस तरह के झूले के बारे में बातचीत चल रही है। ये होगा हमारा 8वां पेज आज का। देखते हैं मैरी गो राउंड में वो क्या बात कर रहे हैं। आई होप सब लोग को क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। अ मैरी गो राउंड यूजुअली कंसिस्ट ऑफ central vertical pillar. Yes, it consists of a central vertical pillar. You can see here you are having a central vertical pillar. बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। At the top, थोड़ा जूम तो बनता है, अरे तो भारी चलेगा। हाँ ठीक है, अब बेटर है। At the top of it there are horizontal rods which can rotate about vertical axis. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये वर्टिकल रॉड है और उसके साथ साथ आप यहां पे दो हॉरिजॉन्टल रॉड्स देख सकते हैं, और ये हॉरिजॉन्टल रॉड्स ऐसे ऐसे गोल गोल घूम सकते हैं। बिल्कुल सही बता रहे हैं। आगे क्या बोलता है? एट द एंड ऑफ दीज हॉरिजॉन्टल रॉड्स देयर आर वर्टिकल रॉड्स फिटेड लाइक एन एल्बो जॉइंट। यस, ये रहा एल्बो जॉइंट, है ना, इसको आप अपने हाथ के एल्बो जॉइंट जैसा देख सकते हो, यहां से लेके यहां तक, और ये एल्बो, और फिर यहां से आपका, और फिर ये आपका हाथ, ऐसा आप इसको इमेजिन कर सकते हो। बिल्कुल सही बात कर रहा है। आगे क्या? एट द लोअर एंड ऑफ ईच वर्टिकल रॉड देयर इज अ हॉर्स ऑन विच द राइडर कैन सिट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यहां पे ना एक हॉर्स होता है ना, हॉर्स होता है या कुछ भी गाड़ी वगैरह होती है जिसपे राइडर बैठता है और ये चीज गोल गोल घूमती है। बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है। आगे क्या बोलता है? As the merry-go-round is set into rotation, these vertical rods move away from the axle by making some angle with the vertical. Common sense वाली बात। ये वर्टिकल रॉड्स जिसके बारे में बातें चल रही हैं, यानी कि ये वाली रॉड्स जब ये घूमेंगी तो ये इस वर्टिकल प्लेन से कभी ना कभी दूर जाएंगी, कभी ना कभी इसके पास आएंगी। दोनों किससे होने वाले? पर आपने देखा इस डायग्राम में वो बता रहा है कि ये इस वर्टिकल के साथ ये वाला बंदा थीटा का एंगल बना रहा है। तो क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है कि ये एक्सल के साथ मेकिंग सम एंगल विद द वर्टिकल। यस, इट इज मेकिंग सम एंगल। यू कैन सी हियर इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा। तो वी कैन सी दैट। मतलब यहां से लेके यहां तक जो क्वेश्चन था उसमें सिर्फ एक्सप्लेन किया गया कि कैसे ये मैरी गो राउंड चलता है। अब हमें देखना है कि पूछता क्या है। द फिगर अबव शोज वर्टिकल सेक्शन ऑफ अ मैरी गो राउंड इन विच इनिशियली वर्टिकल रॉड्स आर इंक्लाइंड विद द वर्टिकल एट एन एंगल 37 डिग्री। मतलब ये जो एंगल है ये 37 डिग्री का एंगल है। ठीक है, उसके बाद वो क्या बोलता है? ड्यूरिंग रोटेशन कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ मैरी गो राउंड। जी का वैल्यू क्या यूज करना है वो बताया है, साइन 37 की वैल्यू 0.6 लेनी है, हमें वो बताया। याद रखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है। एक्चुअली क्वेश्चन स्टार्ट यहां से नहीं हो रहा है, क्वेश्चन स्टार्ट यहां से हो रहा है। मतलब क्वेश्चन सिर्फ इतना सही है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है कि इनिशियली ये जो एंगल आप देख रहे हो ये 37 डिग्री का है। ठीक है, हमें यह बताना है कि मैरी गो राउंड की फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन कितनी है। बस एंगल दिया हुआ है और हमें रेडियस भी दिया हुआ है। आप देख सकते हैं 2.1 रेडियस दिया हुआ है, एंगल आपको पता है, ये आपको पता है 1.5 की लेंथ डायग्राम में दी हुई है।
बस हमें बताना है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन कितना है। क्वेश्चन सब लोग के दिमाग में क्लियर है? निकालना क्या है ये सब लोग को समझ में आया क्या? एंगल दिया हुआ है आपको, आपको रेडियस दिया हुआ है, आपको एल्बो का 1.5 दिया हुआ है। एवरीबडी, व्हाट इज टू बी फाउंड आउट, ये सब लोग के दिमाग में क्लियर है क्या? बोलिए बोलिए बोलिए, ऑल ऑफ यू, क्या निकालना है वो सब लोग के दिमाग में क्लियर है? फ्रीक्वेंसी निकालनी है। क्या निकालनी है? फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब सब लोग को पता है क्या? क्या होता है फ्रीक्वेंसी का मतलब? एक सेकेंड में कितना रेवोल्यूशन करता है, एक सेकेंड में कितना रेवोल्यूशन करता है, उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। 37 डिग्री का एंगल कहां का है वो सबको समझ में आ रहा है? 37 डिग्री आपका इनिशियली एंगल था, इनिशियली एंगल था जो आपके वर्टिकल के साथ बन रहा है। ये थीटा एंगल आपका इनिशियली 37 डिग्री सेल्सियस का था। 37 डिग्री सेल्सियस बोल रहा हूं, 37 डिग्री का था। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा एनालिसिस करते हैं। ठीक है, एनालिसिस क्या करना है, बिल्कुल बात ध्यान से समझनी है सब लोगों ने। ठीक है, बिल्कुल बात को ध्यान से समझना। डायग्रामेटिकली अगर मैं आपको बताऊं तो ये आपका हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, यहां से एक स्ट्रेट रॉड जा रहा है और यहां से एक रॉड ऐसा जा रहा है। अगर आप डायग्राम को एनालिसिस करेंगे तो इस तरह से आपका ये एक वर्टिकल है, स्ट्रेट रॉड ऐसे जा रहा है और ये एल्बो जॉइंट यहां से यहां जा रहा है। ठीक है, अगर आप नोटिस करेंगे तो ये जो चीज है इसकी लंबाई 2.1 मीटर की क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, ये जो लंबाई है क्वेश्चन में ये 1.5 मीटर्स का दिया हुआ है। आ रही है सबको बात समझ में? अगर आप नोटिस करेंगे, अगर आप नोटिस करेंगे तो क्वेश्चन में यह भी बोला है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट यहां पे है और अगर आपका ऑब्जेक्ट ऐसे सर्कुलर मोशन करता है, ये आपके ऑब्जेक्ट का सर्कुलर मोशन है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये आपका सर्कल का रेडियस होगा। पर क्या आपको सर्कल का रेडियस 2.1 प्लस 1.5 लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? पहले मुझे इस चीज की बात बताओ, क्या सर्कल का रेडियस 2.1 प्लस 1.5 है या नहीं है? पहले इस बात के बारे में सब लोग को जानकारी देनी पड़ेगी। बोलो, क्या लगता है आपको, क्या सर्कल का रेडियस 2.1 प्लस 1.5 है या नहीं है? Come on, come on. Is the radius of the circle 2.1 plus 1.5 or not? What do you think? मेरे हिसाब से तो नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं है। अगर आपके हिसाब से है तो बोल दो। मेरे हिसाब से तो नहीं है। बराबर, सब लोग को बात समझ में आई? सबसे बड़ा घपला किधर है? सबसे बड़ा घपला यह है कि तुम्हें रेडियस ही नहीं पता। तुम्हें क्या नहीं पता? तुम्हें रेडियस ही नहीं पता। तो रेडियस क्या है? रेडियस क्या है? इस वाले पॉइंट को ओ पकड़ लो, इस वाले पॉइंट को ए पकड़ लो, इस वाले पॉइंट को बी पकड़ लो। जो आपका रेडियस निकालना है क्लास, वो रेडियस होगा ए बी प्लस बीओ। Let us take this point as C. Let us take this point as D. AB plus BO करोगे तो रेडियस मिलेगा। And BO and CD are not equal. CO are not equal. What can we do is that हम लोग ट्रायंगल कंसीडर कर सकते हैं CBO. Let us consider this triangle CBO. ये इसमें 90 डिग्री है, तो सीबीओ ट्रायंगल में अगर हमने साइन थीटा अप्लाई किया तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है ऑपोजिट, यानी कि बीओ अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि सीओ। तो बीओ की वैल्यू कितनी आएगी? सीओ साइन थीटा, यानी कि बीओ की वैल्यू आएगी 1.5 साइन 37 डिग्री सेल्सियस, वापस बोल रहा हूं 37 डिग्री। क्या मैं रेडियस लिख सकता हूं? AB, AB यानी कि DC एग्जैक्टली पैरेलल जा रहा है, 2.1 प्लस BO मैंने अभी अभी निकाला 1.5 साइन 37 डिग्री, और साइन 37 की वैल्यू उसने हमें दी हुई है। तो R बराबर 2.1 प्लस 1.5 ब्रैकेट में साइन 37 कितना होगा? साइन 37 होगा 0.6।
अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको रेडियस मिलेगा 3 मीटर्स। पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या आपको समझा मैंने रेडियस कैसे निकाला। सबसे सिंपल स्टेप्स थे। जैसे ही मैंने आपको ये पूछा कि क्या रेडियस को 2.1 प्लस 1.5 लिख सकते हैं, जैसे ही आपने ना बोला मुझे समझ में आया कि आपको समझ में आया। एक नंबर ऑब्जर्वेशन है, अगर आपको यह समझ में आया कि रेडियस 2.1 प्लस 1.5 नहीं था और रेडियस हमने कैसे निकाला आपने देखा। क्या यह बात सब लोग के दिमाग में क्लियर है? कैन वी मूव फॉरवर्ड? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अगर आपके पास रेडियस है, अगर आपके पास रेडियस है तो आई थिंक आगे का कमाल तो आप बहुत अच्छे से जानते हो। अगर आपके पास रेडियस है तो आगे का कमाल आप बहुत अच्छे से जानते हो। परंतु परंतु सोच के देखिए, कोनिकल पेंडुलम के जो फॉर्मूलेज हैं, अगर वो आपको नहीं आए तो, अगर आप कोनिकल पेंडुलम के फॉर्मूले भूल गए तो फटाफट नॉलेज होनी चाहिए कि नहीं? फटाफट पता होना चाहिए कि नहीं हम कैसे हम लोगों ने वो फॉर्मूला निकाला? फटाफट दिमाग चलना है कि नहीं? फटाफट यहां पे लगाओ, नीचे mg लगेगा, यहां पे t लगेगा, यहां पे t cos थीटा लगेगा, यहां पे t sin थीटा लगेगा। फटाफट आना चाहिए एग्जाम में। अगर हम लोग उतने लंबे चौड़े फॉर्मूले याद नहीं कर पाए तो फटाक से डिराइव करने की हमारे में ताकत होनी चाहिए। सीधा हमें पता है t cos थीटा बराबर mg। वाओ। अगला फॉर्मूला t sin थीटा बराबर m r ओमेगा स्क्वायर। अब तुम्हें कौन रोक सकता है फॉर्मूला निकालने से? अगर तुमने इतना कर दिया, mg नीचे, टेंशन अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, टेंशन को रिजॉल्व कर दिया, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। अब तुम्हें कौन रोक सकता है? अब तुम्हें जो चाहिए वो निकालो बैठ के। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब एक काम करो, यहां पे ओमेगा दिख रहा है, इस ओमेगा की जगह पे पहले ही फ्रीक्वेंसी को सब्स्टिट्यूट कर दो। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई n होता है, उसका स्क्वायर कर दो, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो क्यों ना पहले ही ओमेगा की जगह पे सब्स्टिट्यूशंस करके बात किया जाए। तो ओमेगा की जगह पे मैंने 2 पाई n सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो यहां पे बनेगा t sin थीटा। 2 पाई n का स्क्वायर कितना होगा? 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर mr। अब ये मेरे लिए इक्वेशन 1 है और ये मेरे लिए इक्वेशन 2 है। समझा किसी को मैंने क्या किया? ओमेगा की जगह पे 2 पाई n सब्स्टिट्यूट किया, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर और n का स्क्वायर n स्क्वायर, और एम आर पहले से था, एम आर पहले से लिख दिया मैंने। अब आप क्या कर सकते हैं? आप इस इक्वेशन और इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो अगर हम लोग ने डिवाइड किया तो t साइन थीटा बाय t कॉस थीटा बराबर 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर एम आर डिवाइडेड बाय एम जी। यहां से m और m कैंसिल, t और t कैंसिल। क्या बचता है आपके पास? साइन थीटा बाई कॉस थीटा, आपके पास बचता है टैन थीटा बराबर, यहां पे क्या आएगा? 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर आर बाय जी। और आप अभी किसमें इंटरेस्टेड है? आपको एन निकालना है। अरे हा या ना? कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? पक्का? ठीक है। और अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, अगर आप क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन बोलता है जी की वैल्यू पाई स्क्वायर लो। क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है जी की वैल्यू कितनी लो? पाई स्क्वायर लो जी की वैल्यू। तो ठीक है भाई, अगर जी की वैल्यू हमें पाई स्क्वायर लेनी है तो कैसे पुटअप करेंगे? टैन थीटा बराबर क्या आएगा आपका? 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर आर बाय पाई स्क्वायर। मैंने जी की जगह पे पाई स्क्वायर लिया, क्वेश्चन में खुद बोला था जी की जगह पे पाई स्क्वायर लिखो। ये पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब आप क्या कर सकते हैं? आप यहां से एन की वैल्यू लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ tan थीटा बाय 4r। और मुझे आप लोग के ऊपर इतना तो कॉन्फिडेंस है कि आप इसके आगे कंटिन्यू कर सकते हो। पक्का करोगे? ये स्टेप के बाद एक बार देख के लोगे? बोलो मुझे।